Good morning, students. In our last class, we were discussing the pressure, right? जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रेशर, राइट? प्रेशर हमने देखा था कि वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कोई सब्सटेंस किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो, हर सब्सटेंस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है दूसरे सब्सटेंस पर। सॉलिड्स के केस में अगर हम बात करें तो जब हम उनकी सरफेस पर एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। सिमिलरली लिक्विड्स और गैसेस के केस में जो लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस कंटेनर के अंदर हैं वो अपने कंटेनर पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, राइट? इसका मतलब चाहे कोई सब्सटेंस किसी भी स्टेट में हो वो अपने कंटेनर पर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करेगा। देन ऑल्सो वी हैव सीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज हमारी अर्थ के चारों तरफ गैसेस का एक एनवलप है और गैसेस का ये जो एनवलप है वो हमारी अर्थ पर एक फोर्स अप्लाई करता है, अर्थ पर एक प्रेशर अप्लाई करता है और उस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ द एरिया ऑफ माई हेड वर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, अगर मेरे हेड का एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, मतलब उसके डायमेंशंस यहाँ पे हमको दिए हुए हैं, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बी कैरिंग ऑन माई हेड, तो हम हमारे हेड पर कितना वेट की एयर को कैरी करके घूम रहे हैं, राइट? मतलब आपने देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाए, हमारे पास एरिया की वैल्यू है ही सही ऑलरेडी, तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितना वेट की एयर को कैरी करके घूम रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होता है, राइट? फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, एंड f का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। A इज़ द एक्सेलरेशन एंड G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, राइट? सो बेसिकली अभी के लिए अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर मुझे प्रेशर और एरिया की वैल्यू पता हो तो मैं उस वेट निकाल लूँगा कि कितना वेट हम कैरी कर सकते हैं हमारे हेड पर। द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर and the area 10 centimeter into 10 centimeter is as large as 1000 kg, right? तो अगर हमारा हेड के डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है तो हम 1000 kg की एयर को कैरी कर सकते हैं, राइट? द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर इट्स वेट इज दैट द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब 1000 kg का वेट अगर हमारे हेड पे है तो हमको क्रश हो जाना चाहिए था, राइट? अगर हम 1000 किलो का वेट अपने ऊपर रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम क्रश हो जाएंगे, राइट? हमारा हेड जो है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर लेकिन अभी हमने पढ़ा कि हमारे हेड पर 1000 kg का वेट जो है वो हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, तो फिर हमारा हेड क्रश क्यों नहीं होता है? सो द रीज़न इज़ दैट कि 1000 kg का प्रेशर अगर एयर आप पे अप्लाई कर रही है तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट उतना ही होता है और हमारी बॉडी भी एयर पर एक प्रेशर अप्लाई करती है। तो जब एयर ने हम पे प्रेशर अप्लाई किया, अपोजिशन में हमने भी एयर पे प्रेशर अप्लाई किया, तो जो दोनों प्रेशर हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे आपने फोर्स के केस में भी पढ़ा था, ये एक बॉक्स है, अगर आप इस बॉक्स पर यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सिमिलरली उतना ही फोर्स यहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है वो अपनी पोजीशन पर स्टेशनरी रहेगा और ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। वही चीज़ प्रेशर के केस में भी अप्लाई होती है कि एयर हम पे डाउनवर्ड एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, हमारी बॉडी अपवर्ड एक प्रेशर अप्लाई कर रही है और ये जो दोनों प्रेशर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancel the pressure from outside, right? और हमारा जो बॉडी के अंदर का प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर को कैंसिल कर देता है। अगर हम इस पिक्चर की हेल्प से समझें, सो ये गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है और इस पर्सन के बॉडी का जो प्रेशर है वो अपवर्ड कर रहा है, तो ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे और आप पर किसी भी तरह का एज सच आप प्रेशर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, राइट? नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात दे रखी है, डिड यू नो ओटो वॉन गुरेक, a German scientist of 17th century, invented a pump to extract air out of vessel. Here one scientist name is being given to you. इन साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे, 17th सेंचुरी में उन्होंने एक पंप का इन्वेंशन किया। बेसिकली पंप ये क्या काम करता था? ये पंप एयर को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता था वेसल्स से। अगर कोई वेसल्स हैं तो उन वेसल्स से एयर को बाहर निकालने का काम, एयर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता था ये पंप। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। और इस पंप की हेल्प से उन्होंने एयर प्रेशर को ड्रामेटिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था। ही जॉइंड two metallic hemispheres of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them. उन्होंने दो मेटलिक हेमीस्फेयर को जॉइन किया जिनका डायमीटर जो था वो अराउंड 51 सेंटीमीटर था, राइट? मतलब बहुत बड़े बड़े उन्होंने दो हेमीस्फेयर्स लिए। हेमीस्फेयर्स एक तरह के शेप होता है, तो और उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया और इनके बीच की जितनी भी एयर थी उसको उन्होंने बाहर निकाल लिया। इसका मतलब इन दोनों कंटेनर्स के बीच में उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फेयर टू पुल देम अपार्ट। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 8 घोड़े लगा दिए और यहाँ पर 8 घोड़े लगा दिए, दोनों साइड उन्होंने 8-8 घोड़े लगा दिए ताकि वो इसको खींचकर अलग कर सकें। So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. और वो 8 घोड़े मिलकर भी इन दोनों हेमिस्फेयर्स को अलग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इतना ज़्यादा होता है। अभी हमने देखा कि हमारे नॉर्मल से हमारे हेड के ऊपर ही 1000 किलो का जो वेट है वो एक्सर्ट किया जाता है बाय एयर्स, राइट? बाय एयर। सो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि ये 8 और 8 8 to the 16 हॉर्सेस भी उस प्रेशर को ओवरकम नहीं कर पाए और इन दोनों हेमिस्फेयर्स को अलग नहीं कर पाए। इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है। सो in this chapter we have seen about the forces and the pressures that are acting on our body or in our atmosphere. So now we shall discuss that what are the things that we have learned from our chapter. That force could be a push or a pull. हमने पढ़ा कि जो फोर्स होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, दोनों ही चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? फोर्स, राइट? पुश करना मतलब अपने से दूर धक्का देना और पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना। तो जब हम ऑब्जेक्ट को अपने से दूर धक्का देते हैं तो वो भी फोर्स होता है, या अगर हम उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो भी फोर्स ही होता है, राइट? अ फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगे तो उसके कारण फोर्स अप्लाई होता है, राइट? मतलब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में रखे हैं तो वो हमेशा एक दूसरे पर एक कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। जनरली जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे पर एक अट्रैक्टिव फोर्स इम्प्लाई करते हैं और इस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स।
right? So when two objects are kept at some distance from each other, always they interact with each other and they exert some force on each other. Force has magnitude as well as डायरेक्शन. एक चीज़ और हमने देखी कि जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है. तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. बिकॉज आपने देखा था वो एग्ज़ाम्पल, ये एक वुडन एक बॉक्स है. अगर हम इस बॉक्स पर आप और आपका फ्रेंड मिलकर दोनों इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये बॉक्स इजीली मूव कर जाएगा, राइट? क्योंकि आपके द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स और आपके फ्रेंड के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स वो दोनों ऐड हो जाएंगे और फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. लेकिन अगर वही फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और आपका फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट? तो उस केस में क्या होगा, ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो नेट फोर्स इस वुडन ब्लॉक पर वर्क करेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? इसका मतलब क्या कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन बताना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज़ हम फोर्स को इजीली जज नहीं कर पाएंगे कि उसका ओरिएंटेशन या उसके इंटरैक्शंस कैसे हैं. A change in the speed of an object or the direction of its motion or both implies a change in its state of motion. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होना या बोथ दोनों चीज़ें होना, इसके कारण क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट? अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा. ऑल्सो उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल एक टेबल पर अगर एक बुक रखी हुई है, आपने उस पर बाहर से उसको पुश किया, तो जब आपने उसको बाहर से पुश किया तो पहले वो रेस्ट में थी, जैसे ही आपने पुश किया तो वो मोशन में आ गई, राइट? तो आपने स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली अगर आप एक बाइसिकल चला रहे हैं, आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो पहले बाइसिकल मोशन में थी, जैसे ही आपने ब्रेक्स अप्लाई किए तो वो जो बाइसिकल है वो रुक जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगी, राइट? इसका मतलब हमने क्या किया, स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं, हमने हैंडल को थोड़ा सा मोड़ दिया, तो जब हमने हैंडल को मोड़ा तो बाइसिकल भी मुड़ जाएगी, इसका मतलब आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया. वैसे ही अगर ग्राउंड में आप फुटबॉल खेल रहे हो और फुटबॉल किसी स्पीड से चल रही है ग्राउंड पर, हमने उसको किक कर दिया तो उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट? तो इसका मतलब जो फोर्स है वो रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. सो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट अ फोर्स कैन डू. Force acting on an object may cause a change in its state of motion or change in its shape. किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है, वो अभी हमने देखा ही सही, और वो उसके शेप को भी चेंज कर सकता है. इसका भी हमने एग्जांपल देखा था कि अगर हम हमारे पाम्स के बीच में एक बलून को रखें, उस पर फोर्स अप्लाई करें तो बलून का शेप चेंज हो जाएगा, राइट? अगर हम हमारी हथेलियों के बीच में एक बलून को रख के उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका ऑब्वियसली शेप जो है वो चेंज हो जाता है. इसका मतलब फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है. देन अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट. कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जा सकता है वेदर वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, राइट? हमने दो टाइप के फोर्सेस पढ़े, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स में हमने देखा था कि जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए,
राइट, आइदर डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बुक पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम या तो बुक को टच करें या उसको एक स्टिक की हेल्प से मूव करें या रोप की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से हमको उसको टच करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमने बात की थी मैग्नेट्स की, तो जब हम मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास पास रखेंगे तो उन पर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स चाहे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो, दोनों पर, दोनों केसेस में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई ज़रूर होगा। अगर कांटेक्ट में हैं तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो हम उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, राइट। देन फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया पर जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो उस स्पेशल टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं प्रेशर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमको एक वुडन ब्लॉक में कील ठोकनी है, एक आयरन नेल को स्टिक करवाना है, तो उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर एरिया पर आयरन नेल के हेड पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। अब सॉलिड्स तो प्रेशर अप्लाई करते ही हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस भी जो हैं वो प्रेशर अप्लाई करती हैं। दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर। लिक्विड और गैसेस जिस कंटेनर में फिल्ड हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स पर अंदर से एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, राइट। इसका एग्जांपल भी हमने देखा था कि अगर एक पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है तो जब हम उस पाइप में छेद कर देंगे तो उस छेद से पानी जो है वो बाहर आता है, राइट। तो उस छेद से पानी बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वाटर है वो पाइप की वॉल्स पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, राइट। सो लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही अपने कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है हमारी अर्थ के आसपास, हमारी अर्थ के सराउंडिंग में एयर का एक एनवेलप है, ठीक है। हमारी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में, यूनिवर्स में, हम ये हमारी अर्थ के सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेस फिल्ड हैं, राइट। बहुत सारी गैसेस फिल्ड हैं और ये जो गैसेस हैं ये एक एनवेलप तरह का बना लेती हैं, हमारी अर्थ को कवर कर देती हैं और इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। ये जो गैसेस का कवर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो सारी गैसेस हैं वो हम पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और इस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में। So these are some of the key points of the chapter, that all the things we have studied in this chapter. Okay, so hence our chapter is completed now. From our next class we will start the next chapter. That's all for today's class. Thank you.